सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 15 अगस्त 2026। ये 15 अगस्त का जब दिन आता है तो प्रत्येक भारतीय के मन में एक जुनून की भावना पैदा हो जाती है। उत्साह, उमंग, उल्लास और खुशहाली का एक माहौल बन जाता है। और प्रत्येक भारतीय जो है वो लगातार ये सोचता है कि मेरा देश जो है वो निरंतर प्रगति करे, उन्नति करे, समृद्धि करे और मेरे देश के नागरिकों के जीवन में शांति रहे और लगातार वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को अग्रिम पंक्ति में लाने का क्या करे, प्रयास करे। मेरे साथियों, आज 15 अगस्त का दिन संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन अंग्रेजों की जो गुलामी की जंजीर हुआ करती थी उनको एकदम से तोड़ दिया गया था। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन आजादी के सालों में आज तक हमने क्या हासिल किया है और क्या खोया है और क्या पाया है। इस आजादी में अनेक लोग शहीद होते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं और लगातार उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुनकर एक राष्ट्र को एकीकृत, सशक्त व मजबूत बनाने का जो अपना साहस दिखाया था, उनको हम बारंबार सलाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। आज का मेन मुख्य बिंदु 80 साल में क्या खोया और क्या पाया। 15 अगस्त 1947 को जब हमें ये आज़ादी मिलती है तो 15 अगस्त 2026 तक का ये जो सफर रहा, ये जो कालखंड रहा 80 वर्षों का, इस कालखंड के अंदर हमने कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की, इन तमाम उपलब्धियों को हम एक एक करके क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, मैं इसको थोड़ा सा जूम आपको कर करके बताऊंगा कि इसमें क्या होता है और शुरुआती सफर किस प्रकार का था। मेरे साथियों, आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी की तस्वीर है। लेकिन आपको यहां पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये केवल और केवल महात्मा गांधी की वजह से ही नहीं, शहीद भगत सिंह की वजह से ही नहीं, सुखदेव की वजह से ही नहीं, बल्कि अनेक उन करोड़ों किसानों की वजह से, गरीबों की वजह से, मजदूरों की वजह से, जब लीडरशिप कर रहे थे तो उनके पीछे एकदम से मजबूती के साथ में और सशक्त ईमानदारी के साथ में खड़ा होने का उन्होंने साहस दिखाया था। अन्यथा एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम उनका इतिहास में भले ही नाम नहीं जानते, लेकिन उनके संघर्ष को हम कभी भी नहीं भूल सकते। एक फिल्म का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर जो एक्टर जो होता है, जो अभिनेता होता है, उसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसी प्रकार से ये यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये अभिनेता हैं, आजादी के अभिनेता हैं। लेकिन उस फिल्म में काम करने वाले जितने भी तमाम व्यक्ति हुआ करते थे, उन व्यक्तियों को हम पर्दे के पीछे देखते हैं। कहने का मतलब आजादी में भी ऐसा ही हुआ था। यानी जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो दलित थे, जो वंचित थे, जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, उन तमाम लोगों ने देश की आजादी में पर्दे के पीछे रहकर, अर्थात वो हमेशा इन अभिनेताओं के पीछे मजबूती के साथ में खड़े रहे, तभी जाकर हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। उन महिलाओं को सलाम करते हैं, उन बच्चों को सलाम करते हैं, उन शिक्षकों को, उन वकीलों को, उन डॉक्टर को, और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मेरे साथियों, आजादी 1947 में मिल जाती है, लेकिन विभाजन के साथ में आजादी मिली थी। और विभाजन भी किस प्रकार का, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे देश को दो खंडों में तोड़ दिया गया था। एक पाकिस्तान बना जो मुस्लिम देश बना, और एक हमारा देश भारत जो पहले से बना हुआ था, उसमें हिंदुस्तानी लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुसंख्यक समुदाय के होंगे। अंग्रेज चाहते थे कि देश को फिर से तोड़ा जाए, अंग्रेज चाहते थे कि देश के अंदर फिर से गुलामी की जाए। कहने का मतलब, अंग्रेज जो है वो लगातार अपने प्रयासों में सफल होने का और षड्यंत्र शुरू कर देते हैं। मेरे साथियों, षड्यंत्र किस प्रकार का था? उन्होंने कहा कि 565 राजा जो भारत के हैं, भारत की जो 565 राजा हैं, आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वीपी मेनन को, जवाहरलाल नेहरू को, और उस समय जो भारत का नेतृत्व था, जो भारत सरकार को चलाने का काम कर रहा था, उनको बारंबार सलाम करते हैं। उन 565 राजाओं को एक करने का उन्होंने काम किया था।
एक अखंड भारत बना जिसमें एकता थी। चाहे कितने भी धर्म होंगे, चाहे कितनी भी जातियां होंगी, चाहे कितनी भी संस्कृति के लोग यहाँ पे निवास करते होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन तमाम लोगों को एकजुट रखने का काम उस शीर्ष नेतृत्व ने किया था मेरे साथियों। आज आप यहां पे देखिए, विभाजन की जो पीड़ा थी सबसे ज्यादा, विभाजन की जो पीड़ा थी सबसे ज्यादा मेरे साथियों, वो शरणार्थी संकट की हुआ करती थी। ये जो आपने एक मूवी देखी होगी, गदर मूवी जो सनी देओल बनाता है, उसे मूवी के अंदर दिखाया गया बाकायदा किस प्रकार से एक ट्रेन चलती है। विभाजन के दौरान जो शरणार्थी आए थे, यानी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और भारत से जाने वाले जो जितने भी मुस्लिम लोग हुआ करते थे, उनकी महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में जो हरकतें की गई थी और जो हिंसा हुई थी, इतिहास उनको कभी भी माफ नहीं कर सकता। अंग्रेजों के द्वारा ये जो षड्यंत्र किया गया था उसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। हम उनको कभी भी माफ नहीं कर सकते। न जाने लाखों की संख्या में जो लोग हुआ करते थे वो बेघर हो गए थे मेरे साथियों। गरीबी थी, गरीबी अपना पैर पसारे पड़ी हुई थी, अशिक्षा थी और बीमारी इतनी दर्दनाक, यानी जब महामारियां आती थी तो मेरे साथियों न जाने कितने लोगों को अपने आवेश में चपेट ले लेती थी मेरे साथियों। खाद्यान्न की संकटता बहुत ज्यादा थी। विदेशों के ऊपर खाने पीने की जो चीजें हुआ करती थी उनके लिए भी हमें विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था मेरे साथियों। कमजोर उद्योग था, बुनियादी ढांचे की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से कमजोर था, न सड़कें थी, न संसाधन थे, न पैसा था, न धन था, कुछ भी नहीं था। एक जिद जरूर थी कि हमें ये जो आजादी मिली है इसको हम बरकरार रखेंगे और आने वाले समय में देश को एक सशक्त और मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा मेरे साथियों। यहां पे आप देखिए, विभाजन के अंदर लाखों की संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा, व्यापार आर्थिक रूप से हम बहुत पीछे हो चुके थे। कोई भी देश हमें कर्ज देने को तैयार नहीं था, कोई भी देश हमारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन एक जुनून था, एक जिद थी, एक साहस था कि एक ना एक दिन जरूर हम खड़े हो जाएंगे। विश्व में पहचान और सम्मान में बहुत हम पीछे थे मेरे साथियों। दुनिया के जो शक्तिशाली देश हुआ करते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लो या फिर आप अपना यूएसएसआर बात कर लो, यानी कोई भी देश हमारे साथ में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वो कहा जाता है कि कमजोर व्यक्ति के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता, शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ताकत दिखानी पड़ती है, जुनून दिखाना पड़ता है, जिद दिखानी पड़ती है और उसी जिद के साथ में हमें काम करना पड़ता है। लगातार भारत जो है वो प्रगति करता गया, उन्नति करता गया और 80 साल में हमने क्या क्या पा लिया यह भी हम एक बार छोटी सी नजर में देख लेते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले हरित क्रांति, भारत के स्वामीनाथन जो डॉक्टर है, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनको मैं सलाम करता हूं, उनकी सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने लगातार प्रयास किया और प्रयास करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया खाद्यान्न में। यानी जो आप हरित क्रांति देखते हैं 1960 के दशक में जो हरित क्रांति अपनाई गई, उस हरित क्रांति के अंदर भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना शुरू कर देता है। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर भारत में सबसे ज्यादा खेती की गई और उसका परिणाम हुआ कि आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला, अनाज का निर्यात करने वाला कौन सा देश बन चुका है मेरे दोस्तों? भारत बन चुका है। उसके बाद में साइंस की बात कर लेते हैं अपन। अंतरिक्ष के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस टाइम पे एक के बाद एक देश कर रहा था, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। हमारे भारत के नागरिक, हमारे भारत के साइंटिस्ट, जितने भी तमाम बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, उन्होंने लगातार दिन रात प्रयास करने का हर संभव कोशिश की और मेरे साथियों अंतरिक्ष में उपलब्धि मिल जाती है। इसरो की स्थापना होती है, चंद्रयान जाता है, मंगलयान जाता है, गगनयान की ओर हम एक कदम बढ़ा देते हैं और यहीं से हमारी ताकत शुरू हो जाती है मेरे साथियों। उद्योगों के ऊपर आर्थिक विकास को सबसे ज्यादा यहां पे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया और उद्योगों में हमें यूएसएसआर जो है वो पैसा भी देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, संसाधन भी देता है, साथ भी देता है और उसका परिणाम होता है कि आज हम इंडिया जो है, भारत का जो देश है, भारत जो हमारा देश है, वो मेरे साथियों लगातार क्या कर रहा है? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है। एक दौर आ जाता जब डिजिटल भारत, यहां पे कहा गया था कि भारत के अंदर अनपढ़ लोग हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पे दिमाग नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे जो मिथ्या आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे, उन सभी आरोपों को एक एक करके क्या कर दिया गया? एकदम से साइड में कर दिया गया। जब यूपीआई आया, जब डिजिटल पेमेंट की बात होने लग गई, तो मेरे साथियों
भारत के लिए बहुत सारे संकट देखे जा रहे थे कि क्या भारत इस क्रांति को सहज रूप से स्वीकार कर पाएगा या फिर बीच में बिखर जाएगा। लेकिन भारत के लोगों को हम सलाम करते हैं, भारत के लोगों का हम जो साहस है, जो वीरता, जो पराक्रम है, इनको बारंबार, और इनकी जो समझ है, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट होता है वो भारत से किया जाता है। यूपीआई की बात हो, चाहे आधार की बात हो, डिजिटल सेवाओं की बात हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, यानी डीबीटी जो है वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी हाईवे का निर्माण किया गया, यानी रेल का विकास किया गया, एडवांस टेक्नोलॉजी की रेल। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो जापान है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में एक बुलेट ट्रेन का भी निर्माण करने का काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो बुलेट ट्रेन भी चलने लग जाएगी, हवाई अड्डे बनने लग जाते हैं, मेट्रो बनने लग जाता है, पुलिया बनने लग जाता है मेरे साथियों। और डिफेंस के मामले में भी हम पीछे रहने वाले नहीं थे। दुनिया के अंदर 4 ही देश हुआ करते थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट का इंजन बनाया था। अब हम भी उसके अंदर एक बड़ा कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उसमें एक उपलब्धि अर्जित करने का काम कर रहे हैं। रक्षा शक्ति में मजबूती लाने का काम किया गया, चाहे वो सीडीएस का पद सर्जन करना हो मेरे साथियों, अनेक भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी में वेपन्स देने का काम किया, चाहे वो S-400 हो, एयरक्राफ्ट राफेल की बात हो, चाहे सुखोई विमान हो, चाहे ब्रह्मोस की बात करो, यानी तमाम जो भारतीय सेना को सशक्त व मजबूत बनाने के लिए जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो तमाम भारत सरकार लगातार 1947 से लेकर 2026 तक का जो सफर रहा, इसमें भारतीय सेना को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है मेरे साथियों। आगे अपन देखते हैं, चाहे तकनीक के मामले में, विज्ञान के मामले में, लोकतंत्र की मजबूती के मामले, आज हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां पैर पसारे पड़ी हुई है। एक छोटी सी चीज यहां पे और देख लेते मेरे साथियों, एक लाइन में लोकतंत्र की मजबूती होती है। हमारे साथ उस समय बहुत अनेक देश आजाद हुए थे, लेकिन वो देश अपने लोकतंत्र को लगातार निरंतरता में लेके नहीं जा सकते, यानी उनके शासनकाल में कभी मिलिट्री का शासन आ जाता है, कभी सेना का शासन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री आता है, कभी राष्ट्रपति आ जाता है, कभी तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन एकमात्र भारत विश्व के अंदर है जो नवजात आजाद था, जो एकदम से नव स्वतंत्र देश था, लेकिन उसके बाद में भी उसने क्या किया मेरे दोस्तों, अपने लोकतंत्र को सशक्त व मजबूत बनाने का काम किया। हमें यहां पे देखना है लोकतंत्र की मजबूती थी विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, खेल के अंदर आज अनेक हम, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, और मेरे साथियों जितने भी आप, चाहे वो वजन उठाने वाला खेल हो, कोई भी तमाम जितने भी खेल हैं, उसमें आज भारत जो वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ नजर आता है। संस्कृति में विश्व स्तर पर हमने अपनी पहचान बनाई है। आज जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको यूनेस्को जो है उसके अंदर क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, शामिल किया जाता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां, इन चुनौतियों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अनेक इनसे भी बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी है। तो सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और असमानता की, लेकिन इनमें भी धीरे धीरे क्या किया जा रहा, परिवर्तन किया जा रहा है। बेरोजगारी आज ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, भारत सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमें भारत के नागरिकों को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो लिमिटेड नौकरी दे सकता है, सीमित नौकरी दे सकता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए मेरे साथियों। पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज वर्तमान समय के अंदर औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। तो पर्यावरण प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी मेरे साथियों। इसके साथ साथ में जनसंख्या का दबाव है, संसाधनों पर बोझ है, शिक्षा की उच्च गुणवत्ता में सुधार लाने की बात है मेरे साथियों, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियां हैं, इनकी वजह से देश जो है जो प्रगति करना चाहिए तो वो नहीं कर पाया मेरे साथियों। निष्कर्ष के तौर पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमने बहुत कुछ खोया है लेकिन उससे कहीं अधिक पाया है। आज भारत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है, विश्व गुरु बनने की और बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में अगर हम एकजुट रहें, मेहनत करते रहे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का क्या हो जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा। आइए मिलकर सब संकल्प लेते हैं, एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हम सब सारे के सारे लोग प्रयास करते हैं। निष्कर्ष में हमें देखना पड़ेगा 80 साल का जो सफर है, संघर्ष का सफर रहा, उपलब्धि का सफर रहा,
रहा और उम्मीद का प्रतीक रहा मेरे साथियों। जय हिंद। हमारा जो भारत है 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक यह सफर जारी है। आइए मिलकर भारत को और महान बनाने का काम करते हैं। मेरे साथियों, आपके समक्ष ये छोटी सी उपलब्धियां हैं, इनसे और भी ज्यादा उपलब्धियां हम गिना सकते हैं। और भारत जो है वो लगातार एक से बढ़कर एक उपलब्धियों को अर्जित करने का काम करता है। एक बार पुनः उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को आजाद कराने के लिए काम करते रहे, और मेरे साथियों उन तमाम 565 राजाओं को हम धन्यवाद देते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा दिल दिखा के इंडिया के अंदर विलय करने का जो महत्वपूर्ण उस समय फैसला लिया और एक अखंड व सशक्त भारत बनाने में अपनी बहुमूल्य योगदान देने में अपना उल्लेखनीय कार्य किया। मेरे साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज 15 अगस्त 2026 को आपको स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। हम परम शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में उमंग, उत्साह, उल्लास और खुशहाली से आपका जीवन हरा भरा रहे। आप अपने जीवन में लगातार निरंतर प्रगति करते रहें, उन्नति करते रहें, स्मृति करते रहें। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक आपका सब्सक्राइब जो होगा मेरे साथियों, सरकारी विद्यालय के अंदर हम 1 रुपया डोनेट करेंगे, और उस 1 रुपये से बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे, मंगलमय रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।